हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग जानेंगे जो पांचवा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये आज इसका लास्ट टॉपिक चल रहा है। आज ये फिफ्थ चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा वायुमंडल का कुछ पोर्शन रह गया था, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और लास्ट हमारा जैवमंडल होगा जिसको आज हम लोग कंप्लीट करके ये टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम सिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम ये टॉपिक को देखते हैं। इसमें जो वायु के बारे में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल संबंधी जो मुख्य घटक होती है उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। ये आतपन जो है वो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतपन किसे कहते हैं। आतपन आतपन का मतलब क्या होता है कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको अगर पृथ्वी आने से रोकती है उसको हम क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाती है तो तापमान क्या होता है? धीरे धीरे कम घटते चला जाता है। अगर ये भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर है, और इससे जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो क्या है? वायु दाब जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तापमान में धीरे धीरे कमी आते जाती है। तापमान को हम किस इकाई में मापते हैं? तो तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, जिसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। पृथ्वी की सतह पर जब वायु का जो भार होता है उसके द्वारा लगाया गया दाब को ही हम वायु दाब कहते हैं। वायु दाब किसे कहते हैं? जब जो वायु होती है उसके पास जो अपनी भार होती है, जो वेट होता है, उससे जो लगाया गया दबाव होता है पृथ्वी के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ये जो वायु दाब है वो ऊपर की ओर जैसे जैसे हम उठते हैं, ऊपर की ओर बढ़ने पर क्या होता है? ये वायु दाब जो है वो तेजी से गिरने लगता है। सबसे अधिक वायु दाब कहाँ पे देखने को मिलता है? तो वो है आपका समुद्र तल पे वायु दाब सर्वाधिक अधिक होता है। वायु दाब हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। कभी भी वायु दाब निम्न से उच्च की तरफ नहीं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है तो उसको ही हम पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवन चलती है उसकी गति को ही हम पवन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो पवन होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो पवन जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। तो ये तीन जो प्रकार है, इसके नाम से ही आपको बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। जो अब एक एक करके हम इन तीनों प्रकार को देखते हैं। जो पहला है हमारा वो है अस्थाई पवने। अस्थाई पवने का मतलब क्या होता है कि जब कोई वायु एक निश्चित दिशा में लगातार चलती है उसको हम क्या कहते हैं? अस्थाई पवने। तो जो व्यापारिक पवने हैं या पूर्वी पवने हैं वो क्या है? वो कैसी पवने हैं? वो अस्थाई पवने, वे अस्थाई पवने होती है। व्यापारिक पवने या पश्चिमी और पूर्वी पवने कैसी पवनी होती है? वो अस्थाई होती है। ये वर्ष भर पूरे साल लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? अस्थाई पवने कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका पछुआ पवने हो गया, पूर्वी पवने हैं। ये पवने क्या है कि पूरे साल लगातार जो पूर्वी पवने होती है वो पूर्व दिशा की ओर चलती है, जो पश्चिमा पवने होती है वो पश्चिम दिशा की ओर चलती रहती है। तो इसका स्थान फिक्स है, दिशा फिक्स है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? अस्थाई पवने कहते हैं। सेम उसी तरह अब हम दूसरा देखते हैं, मौसमी पवने किसे कहते हैं। जो मौसमी पवने का मतलब क्या होता है कि जो मौसम के हिसाब से बदल जाए। ये वैसी पवनी होती है जो विभिन्न ऋतुओं के हिसाब से अपनी दिशा को बदल लेती है। जैसे भारत का जो मानसूनी पवन है वो कैसी पवन में आता है? वो आपका मौसमी पवन होते हैं। ये मौसम के हिसाब से चेंज होते रहता है।
पवन की जो दिशा होती है वो मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। थर्ड जो आपका है वो स्थानीय पवने आता है। स्थानीय पवने का मतलब हो गया जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष की पवने होती है, जिसका कोई दिशा फिक्स नहीं होता है। ये वे पवने होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में, वर्ष में या किसी दिन में ये चलने वाली पवन होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि स्थल या समुद्री जो पवने होती है वो कैसी पवने होती है, वो स्थानीय पवने होती है। या लू, लू के बारे में आप सुने होंगे कि ये जो लू है ये किस तरह की पवने होती है, ये स्थानीय पवने होती है लू। ये कहाँ चलती है, तो ये आपका उत्तर उत्तर भारत में ये चलने वाली, ये उत्तर भारत में चलती है। मेनली आपका बिहार हो जाता है, बिहार, यूपी, ये सब स्टेट में आपको ये लू, और किस मौसम में चलती है, तो आपका अप्रैल मई में ये चलने वाली पवन होती है। तो ये कैसी पवन है, ये स्थानीय पवन है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आर्द्रता के बारे में। तो आर्द्रता किसे कहते हैं, जब पृथ्वी पर या किसी पृथ्वी के किसी जलाशय में, जलाशय से वाष्पित होती है, पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशय से वाष्पित होती है, तो यह जलवाष्प बन जाता है, जलवाष्प बनता है। तथा वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको ही हम आर्द्रता कहते हैं। तो हम देखते हैं क्या, जब जलवाष्प जो जलाशय होते हैं या किसी भी पानी का स्थान होता है पृथ्वी पे, वहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्य का रोशनी पड़ता है तो वो जल से वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और वो जल वाष्प बन के ऊपर की तरफ उठता है। और जो जलवाष्प जो ऊपर की तरफ उठता है उसको हम क्या कहते हैं, वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प जो मौजूद रहता है उसकी भी मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। ये हर जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है तब हम उसको क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहा जाता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा कितने प्रकार की होती है, क्योंकि वर्षा से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह से हम देखें तो वर्षा के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला तो आपका हो जाता है संवहनीय वर्षा, दूसरा आपका हो जाता है पर्वतीय, और तीसरा आपका हो जाता है चक्रवाती वर्षा। अब इन तीनों वर्षा के प्रकार को देखें तो जो पहला है वो आपका संवहनीय वर्षा है, जिसमें क्या होता है कि जब धरातल, पृथ्वी का जो धरातल होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, तब पवन क्या होते हैं, गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है, और अधिक ऊपर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये पवनें जो होती है वो संतृप्त हो जाती है और इस तरह से वर्षा कराती है। और इस प्रकार की जो वर्षा वर्षा होती है वो विषुवतीय प्रदेश या डोल ड्रम, जिसको शांत पेटी कहते हैं, उसमें सबसे अधिक होती है। यह दिन में 3 से 4 बजे के बीच में यह वर्षा होती है। ये विषुवतीय वृत्त क्षेत्र में होती है। विषुवतीय क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो ये वृत्त के आसपास सबसे ज्यादा ये वर्षा देखने को मिलता है। अगला जो आता है वो आपका है पर्वतीय वर्षा। जब जलवाष्प वाली गर्म वायु किसी पर्वत, हम जानते हैं कि जो जलवाष्प वाली गर्म वायु होती है वो क्या होते हैं, गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ उठता है, और ये ऊपर उठा हुआ जो वायु है वो क्या होता है कि पर्वत या पठार से टकराती है, और ये टकराने के बाद संतृप्त होने लगती है और वर्षा कराती है। जलवाष्प के संघनन के पश्चात वर्षा होती है। संसार की जो अधिकांश वर्षा होती है वो इसी रूप में होती है, पर्वतीय वर्षा के रूप में ही अधिकांश जो वर्षा हम लोग देखते हैं वो पर्वतीय वर्षा का ही प्रकार होता है। थर्ड जो आपका है वो है चक्रवाती वर्षा या वातागी वर्षा। यह वर्षा चक्रवातों के कारण होती है, जो कि अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। ये आपको याद रखना होगा, ये किस क्षेत्र में होती है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। और आपका जो संवहनीय वर्षा है वो कहाँ होती है, वो विषुवतीय क्षेत्र में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो ये आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा हुआ। इसके बाद जो आता है
इसके ये बीच का जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय माना जाता है, उष्णकटिबंधीय होता है, उष्णकटिबंधीय होता है। इसके ऊपर जो होता है वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, शीतोष्ण क्षेत्र होता है। और सबसे जो ध्रुव के पास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ये सबसे ठंडा ठंडा क्षेत्र होता है, शीतकटिबंधीय क्षेत्र ये होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपका ध्रुव के पास होता है। उष्ण कटिबंधीय जो है आपका चक्रवाती वर्षा वो आपका शीतोष्ण क्षेत्र में होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जैव मंडल। जैव मंडल किसे कहते हैं, जिसको हम जीव मंडल भी कहते हैं, जहाँ पे जीवन संभव होता है उसको हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल, पृथ्वी, स्थल हो गया, जल और वायु, ये तीनों का सम्मिलित भाग होता है, जहाँ पे जल, वायु प्लस पृथ्वी प्लस स्थल जो होता है, ये तीनों मिलते हैं, वहां पे हमारा जीवन संभव होता है। न इंसान जल के बिना रह सकता है, न वायु के बिना, न स्थल के बिना। तो ये तीनों के मिश्रण से ही जो बीच का भाग होता है वही हमारा जैव मंडल कहलाता है। यह पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ पर हमारा जीवन संभव होता है। जैव मंडल के प्राणियों को कितने भाग में बांटा गया है, तो वो दो भाग में बांटा गया है। एक तो आपका होता है जंतु जगत, दूसरा होता है आपका पादप जगत। जंतु जगत जिसमें जीव जंतु आते हैं, पादप जगत में जिसमें पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो आपका छोटा सा टॉपिक था, जिसमें हम लोग पूरा 5th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे, क्योंकि आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका आपके चारों परिमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके आपके वायुमंडल से हर बार क्वेश्चन आते हैं। उसके लेयर के ऊपर कितने परत में विभाजित किया गया, किस किस परत की क्या क्या खासियत है, वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो वो हो गया आपका महासागरों के बारे में। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये टॉपिक से हमेशा 2 से 3 नंबर में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करने वाले हैं, 6th चैप्टर। ये वो आपका ज्योग्राफी का 6ठा चैप्टर रहेगा।